आज हम लोग उस पर बात करेंगे जो नई आईपीसी आई है, जिसे भारतीय न्याय संहिता का है। बताया कि इसमें सब अमेंडमेंट आ गए, तो देखना ये कि क्या संशोधन आए, क्या वाकई कोई संशोधन है, क्या वाकई कुछ ऐसा जुड़ गया जो नहीं जुड़ना चाहिए था। ये जो जुड़ना चाहिए वही जुड़ा। आप देखेंगे पूरी आईपीसी तो कहीं कोई संशोधन हमें तो दिखा नहीं। जो कुछ होना चाहिए था वो हो गया। कुछ धाराओं को एक में कर दिया, जिसके कारण से धाराओं की संख्या कम हो गई। जैसे मिठू बनाम पंजाब राज्य, जिस कारण से 303 को असंवैधानिक किया था, उस कारण को खत्म कर दिया। इसी कारण आपने पढ़ा था कि पहले 303 थी और 303 में उन्होंने कह रखा था कि अगर कोई आजीवन कारावास से दोषित व्यक्ति है और वो फिर हत्या ये इसका अपराध करता है तो इसको फांसी मिलेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रवर्तन में आया था तो इसे मनमाना माना गया, और माना भी जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया, वो जिन परिस्थितियों में किया, जब तक उन परिस्थितियों को सामने रखकर उसके काम को न सोचा जाए, उस व्यक्ति का सही मूल्यांकन ये हो ही नहीं सकता। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे जिसने जो कहा, वो जिन संदर्भों में कहा, वो संदर्भ जब तक आप नहीं लेंगे तब तक ये जाना ही नहीं जा सकता कि उसकी बात का सही अर्थ ये क्या है। उसकी बात के सही अर्थ को जानने के संदर्भों को जानना ये जरूरी है। बिना संदर्भों को जाने आप किसी भी बात का सही मूल्यांकन ये कर ही नहीं सकते। और इसी कारण 303 मिठू बनाम पंजाब राज्य में उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, व्यक्ति पहले दोषित था, लेकिन सवाल यह भी तो है कि व्यक्ति में सुधार ये कभी भी आ जाएगा, और व्यक्ति में सुधार आ गया, लेकिन इतना नहीं आया कि वो एकदम देवता बन गया। लेकिन इसके बाद भी जो उसने दूसरी हत्या की वो ऐसी परिस्थितियों में की है जिनमें कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो भी हत्या ही कर देता। तो उसे मृत्युदंड देना तो मनमाना है। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर उसे मृत्युदंड दिया जाए या न दिया जाए। तो इस बिंदु पर उन्होंने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये कर दिया। रिवाइज कभी हुई नहीं आईपीसी। पहली बार मोदी सरकार ने इसको रिवाइज कर दिया। जो बहुत पहले होना चाहिए था वो अब हो गया। संभवतः हमने कहा ना कि जब भी हम बेयर बोले तो आप मिला जरूर लें, क्योंकि एग्जाम मुझे नहीं देना है, वो आपको देना है। और बेयर इसके प्रोविजन बस यही नई आईपीसी में बदले हैं, शेष बहुत कुछ नहीं बदला है। तो शायद 103 है, उसमें उन्होंने उसी बात को रख दिया, या तो मृत्यु या आजीवन कारावास। अब ठीक है, अब परिस्थितियों के बारे में विचार, किन परिस्थितियों में हत्या हुई, दोबारा इस पर विचार करने का अवसर न्यायालय के पास रहेगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है वो सेक्शन के संबंध में पूरी ये हो गई। तो जो होना चाहिए बस वही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है।
देखिए, हत्यारा ये अलग बात है और आतंकवादी ये अलग बात है। हत्यारा और आतंकवादी में फर्क है। हत्या तो हत्यारा भी करेगा और हत्या आतंकवादी भी करेगा, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। आतंकवादी मिशन मोड में हत्याएं करता है, वो किसी उद्देश्य के लिए हत्या करता है, और हत्यारा संबंधित व्यक्ति से घृणा, संबंधित व्यक्ति पर गुस्सा। सामान्यतः संबंधित व्यक्ति की हत्या से वह अपने किसी मानसिक हेतु को संतुष्ट करना चाहता है, इसे हत्या कहते हैं। सामान्य नियम यही है। एक्सेप्शनली कहीं कोई हत्या हो गई हो जो अकारण हो, वो एक अलग बात है। 99% हत्याएं सिर्फ ऐसी होती हैं जिनमें जो हत्यारा है वो किसी ढंग का लाभ ये संबंधित व्यक्ति की हत्या से लेना चाहता है। लेकिन अगर हत्यारा और आतंकवादी ये वक्त की मांग है, इसको होना ही चाहिए। जब तक हत्यारा और आतंकवादी इसके बीच फर्क नहीं होंगे, तब तक हम ठीक ढंग से काम आज के समय में नहीं कर सकते। आतंकवाद की समस्या 1860 में नहीं थी, ये आज की समस्या है। आतंकवादी जिनको मारता है, अगर शायद वो अपनी जीवित अवस्था में उसे मिले होते तो हो सकता दोनों के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई होती, क्योंकि वो तो जानते भी नहीं है एक दूसरे को, सिर्फ कुछ उद्देश्यों के लिए व्यक्ति को मार डालना। और पॉलिटिकल लीडर्स अपने अपने राजनीतिक फायदों के लिए अपने विरोधी राजनीतिक विचार के व्यक्ति को कभी भी आतंकवादी कहना शुरू कर देते। न मैं राजा भैया का समर्थक, न मैं नाथूराम गोडसे का समर्थक, लेकिन न तो नाथूराम गोडसे आतंकवादी था और न ही राजा भैया आतंकवादी थे, लेकिन पोटा लगा राजा भैया पर। और आप कांग्रेस की विरोधी विचारधारा के लोगों को, ठीक है, टारगेट करने के लिए अक्सर कांग्रेस समर्थकों के द्वारा नाथूराम गोडसे को आतंकवादी इस रूप में चित्रित करते देख सकते हैं, जबकि वो गांधी से घृणा करता था। क्यों करता था? उसकी घृणा जायज थी, नाजायज थी, दीगर सवाल है, लेकिन आतंकवादी नहीं है, हत्यारा है। तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ए मर्डरर एंड ए टेररिस्ट, एंड दैट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड। गैंगस्टर्स हैं, गैंगस्टर बड़े अपराध करेंगे जरूरी नहीं है, गैंगस्टर छोटे अपराध ये भी कर सकते हैं। तो 111, 112, 113, ठीक है, इनमें छोटे संगठित, सबसे पहले संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, फिर आतंकवादी कृत्य, इस रूप में नई आईपीसी में शामिल किया है सेक्शन को। तो क्या नया आया? कुछ भी तो नया नहीं, या यूं कहें वही तो आया जो आना चाहिए। इसके अलावा आईपीसी में कुछ ऐसा नहीं जोड़ दिया। हल्ला सिर्फ वो लोग काटे हैं जिन्होंने 1860 में आईपीसी बनने के बाद 2023 और 2024 तक पूरी आईपीसी कभी पढ़ी ही नहीं। उनसे पूछो, चलो नहीं आ गई,
मान लिया। पुरानी पढ़ी है, पुरानी लागू हुए तो 150 बरस हो गए, वो कभी पढ़ी? और अगर पढ़ी तो जरा फर्क कर दो, क्या ऐसा आया जैसे हम बता रहे हैं ना आपको, ये नई चीजें आ गई, तो इसमें क्या ऐसा आ गया जो नहीं आना चाहिए था? पेटेंट ये ले आए। आज का युग बौद्धिक संपदा का युग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी का एक प्रकार ये सामने आया है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी उस ढंग से नहीं हो सकती जो परंपरागत कॉन्सेप्ट है चोरी का, उस ढंग से नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी हमने कोई चीज इन्वेंट की तो वो हमसे संबंधित है ना, हमने उसकी पैकेजिंग इस ढंग से की जिससे ये दर्शित हो कि वो हमसे संबंधित है। आपने पैकेजिंग लगभग वैसी ही इस्तेमाल कर ली। अब लग ये रहा कि आपने मतलब आप हम हैं ऐसा लग रहा है। हमने आपको जब पासिंग ऑफ ये अकृत्य बताया है तो कई बार ये बताया है कि पासिंग ऑफ का जो टोट है वो क्या, कि किसी का माल अपने नाम पर, ठीक है, बेच लेना, इसे पासिंग ऑफ का अकृत्य ये कहा जाता है। ये होता कैसे? इसमें उदाहरण दिया था हमने कि जैसे पेप्सी, ठीक है, पीईपी, जो भी उनके लिखने का तरीका हो, ठीक है, उस ढंग से आपने ठीक वैसी ही बोतल बनाई जैसे उनकी है। अब बस पीईपी और सी आगे लिख दिया, अब पढ़ा तो वो भी पेप्सी जाएगा, पेप डैश सी, अब पढ़ा तो पेप्सी जाएगा। अब जो रिमोट एरिया जहां साक्षरता की दर कम है, वो उसको कैसे पहचानेंगे कि ओरिजिनल पेप्सी है, ये तुम्हारे घर पर उत्पादित हुई पेप्सी है? तो संपत्ति चिन्हों के बारे में, तो संपत्ति चिन्हों के बारे में कुछ ना कुछ व्यवस्था ये होनी ही चाहिए थी। तो नई आईपीसी में संपत्ति चिन्हों के बारे में व्यवस्था ये हुई है। संभवतः, ठीक है, आपका 345 से 350 ये संपत्ति चिन्हों के बारे में व्यवस्था कर दी। अब चूंकि उन्होंने बहुत सारी जो डेफिनेशंस वो एक ही सेक्शन में ले आए, इसलिए धाराएं 511 से कम हो गई। बाकी कुछ बहुत बदलाव ये तो हमें दिखाई नहीं। अब चूंकि संपत्ति चिन्ह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसे ध्यान में रखकर लाए गए, तो जंगम संपत्ति की डेफिनेशन ये बदल गई। ठीक है, संभवतः मेरा ख्याल है जंगम संपत्ति देख लेते हैं कहां पर है, 221, यस। जंगम संपत्ति में उन्होंने कहा कि भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हो के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती, ये प्रत्येक प्रकार की संपत्ति इंक्लूसिव कर दिया। तो क्या बदला? एक एक सेक्शन वैसे ही रखा है। अन्ना हजारे, हमें आपसे कहा था जब हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहे थे कि विचारक कोई हो
वो जो कुछ कहता है वो अच्छा ही कहता है। वो कभी सोचता नहीं कि मेरी बातों का इस कदर दुरुपयोग ये भी हो जाएगा। दुरुपयोग तो आप करते हैं, विचार अपने में बुरा होता ही नहीं। अगर सोफिस्टर्स जो कह रहे हैं उसका परिणाम अनैतिकता इस रूप में सामने आया। उन्होंने बात तो ठीक है कही, बात में क्या गलत है? क्या उनकी बात को कार्य रूप में हम देखते नहीं है समाज में? ठीक है, हम तो उसे रोज ही देख रहे हैं। आदमी को घर पर बैठकर शराब पीने की इजाजत है, लेकिन समाज में शराब पीने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें तो है ना, और इनको उचित माना गया है। यानी मानव की प्रसन्नता, मानव की खुशी अगर खराब करने से भी उसे हासिल हो रही है और उस खराब से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, समाज में कोई विक्षोभ ये पैदा नहीं हो रहा, तो हम ही लोग कहते हैं मरो जाके, तुम्हारा जो मन आए सो करो। हमसे क्या मतलब, जाओ मरो जाके, जो कुछ होगा तुम्हारा होगा। सिगरेट पीने की इजाजत क्यों है समाज में? वो मानव की शांति और प्रसन्नता उसे लक्ष्य करके। अब इसका दुरुपयोग समाज में शुरू हुआ। जो लुच्चे और लफंगे हैं, उन लुच्चों और लफंगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम तो प्रकृति के आदेशों के मुताबिक जी रहे हैं, इसमें हमारा क्या दोष? अब ये सॉफिस्टर्स की विचारधारा का दुरुपयोग है। सोफिस्टर्स विचार में गलत नहीं है, तो विचार के स्तर पर कोई बात गलत नहीं होती है। ऐसे ही अन्ना हजारे ने किया होगा सत्याग्रह, लेकिन हम जिस समय अन्ना हजारे सत्याग्रह कर रहे थे उस समय भी उनके खिलाफ ही बोल रहे थे, और इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हमें हमारा ये स्पष्ट मत है कि व्यवस्था उसी ढंग से चलनी चाहिए जिस ढंग से वो चलती है, या जिस ढंग से उसका चलना प्राधिकृत किया गया है। अन्ना हजारे को लगता था लोकपाल का कानून आना चाहिए। आप बनाइए पॉलिटिकल पार्टी, आइए मैदान में, चुनाव के समय निकलिए, जनता के बीच मैंडेट ये क्रिएट करिए, वो उस पार्टी को वोट दे जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोकपाल के कानून की गारंटी दे। यही तरीका है, ये तरीका नहीं है कि आप कहें हम खाना ही नहीं खाएंगे। यानी जो विधिपूर्ण शक्ति हम में निहित है उसका अवैधानिक उपयोग हम करें। ठीक है, इसके लिए आप मरने की धमकी दो। हालांकि अन्ना हजारे अवैधानिक उपयोग की बात नहीं कर रहे थे, वो वैधानिक उपयोग की बात कर रहे थे। लेकिन हमने कहा ना, जैसे सोफिस्टर्स की बात का दुरुपयोग संभव है, ऐसे ही अन्ना की बात का दुरुपयोग संभव है। और उस दिन हम ये कहा करते थे कि ये ठीक तरीका नहीं है, क्योंकि कल हो सकता है कश्मीर में 1 करोड़ लोग सड़क पर बैठ जाएं और ये कहें कि हम खाना ही नहीं खाएंगे। नहीं तो भारत सरकार कश्मीर को सेपरेट, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जाने की इजाजत दे। क्या करेंगे हम? क्या अपने देश की जनता पर गोली चलाएंगे? क्या छोटे छोटे बच्चों पर गोली चलाएंगे? और अगर चलाएंगे तो देश में क्या स्थिति बनेगी? और इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कानून नहीं। ठीक है, आप
आप निपट ही नहीं सकते इस स्थिति से। अब लाए हैं आपका, हमने नोट किया था ये 226, ठीक है, आपका 226 सेक्शन लाए। इस सेक्शन में कहा कि विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग, जो शक्ति निहित है किसी में, अगर हमने कहा ना कि अन्ना विधि सम्मत शक्ति प्रयोग के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन तरीका अगर आप देंगे तो उस तरीके का उपयोग सृजन के लिए होगा, जरूरी नहीं है। जब न्यूक्लियर एनर्जी को खोजा गया होगा, ठीक है ना, तो शायद हो सकता है कॉन्सेप्ट में भी ना रहा हो, या रहा हो, ये भी हमें नहीं मालूम क्योंकि हम उस विषय के विद्यार्थी नहीं है। लेकिन जब न्यूक्लियर एनर्जी को खोजा गया तो हो सकता है कॉन्सेप्ट में भी ना हो कि इससे हाइड्रोजन बम और एटम बम भी बनेंगे, जिनसे संपूर्ण मानवता को खतरा ये पैदा हो जाए। हालांकि शायद ऐसा है कि वो तो हाइड्रोजन बम और एटम बम से ही न्यूक्लियर एनर्जी को पहचाना गया, तो संभवता ऐसा है। लेकिन जो भी है, जब विचार जन्मता है तो उसके दुरुपयोग के बारे में, ठीक है, बहुत कम सोचा जाता है, ये जानकारी नहीं होती है। तो अन्ना जो तरीका दे रहे हैं, ये तरीका गलत है। आप कहेंगे ये तरीका गांधी जी ने अपनाया, आप कहेंगे ये तरीका, ठीक है, बहुत सारे महापुरुषों ने अपनाया, ठीक है। वहां स्थिति यह थी कि हमारे महापुरुष कुछ कर ही नहीं सकते थे, शासन सुनने को तैयार नहीं, और यहां हर 5 साल बाद आपको मौका मिल रहा है, सुनेगा कैसे नहीं, सुनना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये अंतर आना ही चाहिए था। आपने पढ़ा था जुर्माना, जो अपराध जुर्माने से दंडनीय है, उन अपराधों में अगर जुर्माना न दिया जाए तो जो कारावास हो सकते थे, वो कारावास क्या थे, 50 रुपए अगर जुर्माना हुआ और आपने नहीं दिया तो 2 माह का कारावास आपको मिल सकता था। 50 से ऊपर किंतु 100 तक अगर जुर्माना हुआ, वो आपने नहीं दिया, 4 महीने कारावास ये मिल सकता था। और 100 रुपया इससे ऊपर अगर आप पर जुर्माना हुआ और अनंत तक चाहे जितना हुआ हो उतना अगर जुर्माना हुआ और आपने नहीं दिया, तो स्थिति यह बनती थी आपको 6 माह इसका कारावास यह भुगतना होता था। 1860 में जब आईपीसी बनी थी तो 50 रुपया, 100 रुपया और, ठीक है, 100 रुपए 101 से लेकर अनंत तक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। हम प्रेमचंद की, क्योंकि साहित्य समाज का आईना है, साहित्य पढ़कर हम ये जान सकते हैं तत्कालीन समाज कैसा था, ठीक है ना, हम ये जान सकते हैं। जिसे हमारे पिताजी की उम्र के लोग थोड़ा बुरा मानेंगे, माने, क्या फर्क पड़ता है, सत्य तो कहा जाएगा। हमारे पिताजी की पीढ़ी के जो लोग दुनिया में हैं, हमें तो उन्हें देखकर हंसी आती है, क्योंकि जब हम छोटे थे हमें याद है, तस्वीरें आती थी, आज भी आती हैं लेकिन कम, बहुत कम, बहुत कम, कि जलसा यानी अमिताभ बच्चन का घर, उनके आगे भीड़ लगी है और वो निकल रहे हैं और देवताओं की तरह हाथ मिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। ये 2 कौड़ी के लोग ये कर क्या रहे हैं? ये समाज में सिर्फ उसी ढंग से उपयोगी है जैसे घर में शौचालय की जरूरत है। आप कितना भी बढ़िया घर बना लो,
अगर उसमें पूजा घर चाहिए तो उसमें शौचालय भी चाहिए। इतनी ही उपयोगिता है इनकी जीवन में। ये चाहिए किंतु मनोरंजन के लिए, ताकि हम रिफ्रेश हो जाएं दूसरे काम के लिए। इन्हें उसी औकात में देखना चाहिए। लोग दीवाने, हम अपने पिताजी की पीढ़ी के लोगों को देखते हैं, हम जब बाल कटाने जाते थे तो हेयर ड्रेसर क्या, मायापुरी, फिल्मी कलियां, जाने ऐसी कितनी किताबें पढ़ी होती थी और लोग उन्हें पढ़ रहे होते थे। हमें मजा आता था, मतलब अब सोचकर मजा आता है, उस समय नहीं। क्या बना दिया। तो इस स्थिति को देखकर आप तत्कालीन समाज के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो सब साहित्य समाज का आईना है। आप प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं, हल्कू एक 2 बैलों की जोड़ी खरीदना चाहता है, 2 रुपए महाजन से लेकर आ रहा है। उस समाज में 50 रुपए जुर्माना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तब यह देखा गया था कि 50 रुपए का जुर्माना देने में डिफॉल्ट किया गया है, व्यतिक्रम किया गया है, तो 2 महीने की सजा काफी थी। आज की तिथि पर उसका क्या मतलब, इसलिए उसको बदला, आज ले आए 5,000 रुपया। हालांकि 50 से तुलना करेंगे तो 5,000 भी आज का बहुत कम है, बहुत कम है। जितनी 50 रुपए की मॉनेटरी वैल्यू उस समय थी, उस हिसाब से देखेंगे तो 5,000 की मॉनेटरी वैल्यू वो भी नहीं आज। लेकिन 5,000 की मॉनेटरी वैल्यू कर दी है उन्होंने कि 5,000 तक जुर्माना आप पर हुआ, आपने नहीं दिया तो स्थिति क्या बनेगी, आपको 2 महीने का कारावास। 5,001 टू 10,000 नहीं दिया, 4 महीने का कारावास। 10,001 टू इंफिनिट नहीं दिया, 6 महीने। क्या गलत हुआ, क्या नया हुआ, कुछ नया नहीं। अगर आपने पिछली आईपीसी पढ़ रखी, कुछ नया नहीं। लेकिन वो भी तो कहां पढ़ी, वो तो पढ़ी नहीं। वहां तो केवल इंपॉर्टेंट ढूंढे थे और इंपॉर्टेंट ढूंढ के 80% मार्क्स ये सिक्योर कर लिए थे और फिर खुद के माथे पर विद्वान का सर्टिफिकेट लगाकर घूमना शुरू कर दिया था। तो अब यह भी समझ में नहीं आ रहा कि कोई परिवर्तन नहीं है, बस केवल धाराओं का उलटफेर है। पहले 300 में हत्या परिभाषित थी, अब 100 में परिभाषित है। पहले लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध हत्या से पहले थे, अब हत्या के बाद है। बदला क्या, नंबरिंग, सिर्फ नंबरिंग बदली, बाकी कुछ भी नहीं बदला। या यूं कहें वो बदला जो बदलना चाहिए था। हमने आपसे ज्यूरिस्प्रूडेंस में बात की थी, ऑस्टिन पढ़े थे हम लोगों ने, दोबारा फिर पढ़ेंगे क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस चल रहा है। आप तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इसलिए नहीं पढ़ा रहे, नेट का पेपर है, और जो रेगुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस में रहता है उसकी अनुपस्थिति, और वो भी अनुपस्थिति उसकी स्वैच्छिक नहीं है, वो अनुपस्थिति करने को विवश है, क्यों, उसका पेपर है। तो आज पढ़ाना तो अन्यायपूर्ण है, ठीक नहीं। इसलिए आज नहीं, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस तो चल ही रहा। नेचुरल के बाद हम लोग आएंगे ही, ठीक है, कमांड थ्योरी पर। तो कमांड थ्योरी जब हम लोगों ने पिछली बार पढ़ी थी तो ऑस्टिन पढ़े थे हम लोगों ने, और मजेदार ये कि ऑस्टिन ही याद होते हैं
सबको, बाकी कोई नहीं याद होता। और ऑस्टिन भी बस याद ही होते हैं। ऑस्टिन जो कह रहे हैं उसकी कोई समझ किसी में नहीं होती। ऑस्टिन की कानून की अवधारणा क्या है? ऑस्टिन कहते हैं लाई द कमांड ऑफ सोवरन विच इज, ठीक है, सपोर्टेड बाय पेनाल्टी। विधि संप्रभु का समादेश है जो अनुशास्ति से समर्थित है। आप अक्सर सुनेंगे तो यहीं तक सुनेंगे, विधि संप्रभु का समादेश है, वो अनुशास्ति से समर्थित समादेश है, ये भी नहीं सुनेंगे। और अनुशास्ति या पेनाल्टी होती क्या है ऑस्टिन के मुताबिक, ये तो उनके हिसाब से जानने योग्य बात ही नहीं है। तो पेनाल्टी इसको डिफाइन करता है ऑस्टिन, और कहता है पेनाल्टी एक ऐसी अवस्था है जो आपके द्वारा, संप्रभु द्वारा समादेशित कृत्य को न करने पर, या जिसको न करने का समादेश आपको दिया गया उसको करने पर संप्रभु उत्पन्न करेगा। ये एक दशा है, ये एक परिस्थिति है जो संप्रभु उत्पन्न करने का वचन दे रहा है। संप्रभु ये कह रहा है कि अगर आपने मेरे द्वारा समादेशित काम किया, जिसे न करने के लिए हमने समादेशित किया है, या आपने वो नहीं किया जिसे करने के लिए हमने समादेशित किया है, तो हम एक ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे जो आपके लिए दुखपूर्ण होगी, कष्टपूर्ण होगी। अगर आपको दंड दिया जाए और वो दंड महसूस न हो आपको, तो दंड की प्रभावकारिता ये चली जाती है, और व्यक्ति को जो दंड देने का उद्देश्य है वही खत्म हो जाता है। फिर दंड देने का काम पर्पजलेस, निरुद्देश्य ये हो जाता है। और निरुद्देश्य काम करना ये कभी ठीक नहीं है, कोई ये ठीक बात ही नहीं है। निरुद्देश्य काम करना, काम सोद्देश्य ये होना चाहिए। हमने आपको दंड दिया, आप ही कर रहे हैं, तो दंड के सिद्धांत है ना, दंड का सिद्धांत है सुधारात्मक, दंड का सिद्धांत है भयोपरक, यानी हम आप में डर पैदा करें ताकि आप उस प्रकार के कामों से दूर रहो। आप में ऐसी परेशानी आपके लिए हम खड़ी करें जो आप में सुधार लाए। तो दंड के तो सिद्धांत हैं। अगर हमने आपको दंड दिया और आप ही कर रहे हैं तो क्या सुधार आएगा? तो हम तो आपसे बहुत पहले से चर्चा करते आ रहे हैं, जब ये नए संशोधन आए भी नहीं थे, कि कम्युनिटी सर्विस आनी चाहिए। क्योंकि हम जिस रूप में चर्चा करते थे, वो चर्चा करने का तरीका ये था, हम ये कहते थे कि अगर आप हेलमेट न लगाए हो तो आपका 200 रुपए का चालान नहीं होना चाहिए, चौराहे पर आपको मुर्गा बनाया जाना चाहिए। कानून में प्रावधान होना चाहिए कि आप 2 घंटे मुर्गा बनोगे। अगर आप ईव टीजिंग करते मिले, जो 294 में परिभाषित अपराध है, तो आपको सजा नहीं मिलेगी, आपको उसी गर्ल्स कॉलेज के सामने मुर्गा बनाया जाएगा। देखिए, तब प्रभावकारी दंड आएंगे। ये हमारा तो कॉन्सेप्ट बहुत पहले से यही रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, दंड प्रभावकारी होना चाहिए। जिस दंड को आप महसूस ही नहीं करते, उस दंड को देने से क्या लाभ? दंड देने के लिए तो नहीं है, दंड तो प्रभाव इसे पैदा करने के लिए है। वो हो ही नहीं रहा, तो दंड का क्या फायदा? क्या कोई नाटक करना है? क्या कोई न्याय का प्रहसन, न्याय का, ठीक है, नाटक ये करना है हमें? दंड प्रभावकारी ये होना चाहिए।
ठीक है, आज कम्युनिटी सर्विस लाए, दंड परिभाषित था ना पहले भी, अब दंड की परिभाषा का सेक्शन ये बदल गया। और क्या हुआ, पहले शायद आपका 53-54 वो था, अब शायद 3 या 4 ये आ गया, 3 या 4 में दंड आ गया, और उसमें कम्युनिटी सर्विस और जुड़ गया। हमारे हिसाब से तो अभी भी बदलाव की जरूरत है। हालांकि ठीक है, उस ढंग का बदलाव कैसे किया जाए ये चिंतन का विषय है। क्योंकि आप देखते हो, पहले एफआईआर लिखाई, फिर दोनों पक्षों में समझौता हो गया, और दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद उन्होंने अदालत में खड़े होकर गवाही अभियुक्त के पक्ष में दे दी, क्योंकि समझौता ही हो गया। ठीक है, ये कह दिया कि अभियुक्त ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, पुलिस ने जो कुछ लिखा ये झूठ लिखा, एफआईआर जो हमने लिखाई वो कोरे कागज पर सिग्नेचर करा लिए थे हमसे और अपने आप लिख लिया था, ये सब उन्होंने अदालत में कह दिया। और आम जनता भले ही ना जानती हो, आप तो कानून के विद्यार्थी होने के नाते जानते ही हो कि वॉट एवर ही इज सेइंग इन द कोर्ट ऑन ओथ, दैट इज एविडेंस, and the case will be decided on that, not on that which is collected by the investigating agency during investigation। ठीक है ना, जो विवेचना में एकत्र हुआ उस पर फैसला नहीं होगा, जो न्यायालय ने उसने कहा फैसला उस पर होगा। आप तो ये जानते हैं, और ये ठीक है, बिकॉज अगर इसके उलट व्यवस्था हो गई तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो फिर किसी को भी कुछ भी बनाकर रख देंगी। अब न्यायालय में तो वो कह रहा है कि हमने कोरा कागज किया था, ये जो सिग्नेचर मेरे हैं उस प्रार्थना पत्र पर जिस पर एफआईआर कायम हुई, इस पर सिग्नेचर तो हमने सिग्नेचर ही किए थे, जब सिग्नेचर किए थे तब लिखा ही नहीं था। ठीक है, या हम अनपढ़ थे, हमें पढ़ना ही नहीं आता था, इन्होंने ये बताया कि जो तुमने बताया वो लिखा है, हमने अंगूठा लगा दिया। अब मानी तो ये जाएगी ना। अब समाज में क्या संदेश जा रहा है, अदालतों में कुछ नहीं होता, वो देखो पुलिस ने चार्जशीट लगाई वो छूट गए, अरे इन्हीं की वजह से छूट गए, इन्हीं की वजह से छूट गए। अगर ये वहां खड़े होकर गवाही देते कतई न छूटते, इन्हीं की वजह से छूटे। अब इन्हें भी नुकसान हुआ, क्योंकि कानूनन आप जानते हैं ये इन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, कानूनन दोनों पक्षों में समझौता हो ही नहीं सकता, तो कानून ये है, इसलिए ये सारे समझौते विधि विरुद्ध हैं, अदालत के बाहर होते हैं, दोनों में पैसा तय होता है कि हम इतने पैसे लेंगे फिर तुम्हारे पक्ष में गवाही देंगे। अब वो पैसे बहुत कम होते हैं, सबको नुकसान होता है, सोसाइटी में गलत मैसेज, इन आदमी जो जाना था वो तो चला ही गया, ये जिन्होंने मारा है ये छूटते भी हैं, वो जो पीड़ित पक्ष है उसे पैसा भी कम मिलता है। अगर कानून में संशोधन हो जाए और ये बात आ जाए कि अदालत के हस्तक्षेप से खुले अदालत में समझौता हो सकेगा, तो संभवतः अदालत का जब हस्तक्षेप होगा तो पीड़ित को ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि बार्गेन फिर अदालत करेगी, दोनों वकील होंगे, ठीक है, दोनों पक्ष में, ठीक है, और दोनों वकील पार्टिसिपेट करेंगे उस सब में, तब स्थितियां ज्यादा बेहतर होंगी। हम वास्तविकता को कितने दिन इग्नोर करेंगे, वास्तविकता को इग्नोर करके अगर हम कानून बनाएंगे क्या वो प्रभावी होगा? शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन घुरस लेने से समस्याएं खत्म तो नहीं हो जाती, समस्या तो जस की तस है, तो कानून समस्या के अनुरूप होना चाहिए। तो अभी भी मेरे हिसाब से तो कमी है, लेकिन संभवतः मेरी बात इसलिए मानने योग्य नहीं है इस संबंध में, क्योंकि हमने माना कि गंगा गंदी है, लेकिन हम उसकी पवित्रता की कसम अगर नहीं खाएंगे फिर तो वो नाली बनेगी,
फिर तो हम जब ये कहेंगे कि नहीं गंगा पवित्र ही है, तब उस व्यक्ति पर नैतिक दबाव होगा जो उसे गंदा कर रहा है कि तुम नीच व्यक्ति हो जो इसे गंदा कर रहे हो। इसके लिए जरूरी है कि हम उसे गंदा न माने। ठीक है, हम जानते हैं कि पुलिस पैसा लेती है, हम जानते हैं कि नेता कमीशन लेते हैं, लेकिन क्या नेताओं की ठीक है हम पेंशन और तनख्वाह खत्म कर दें? अगर कर देंगे तो हम उन्हें सर्टिफिकेट देंगे कि अब वो खूब भ्रष्टाचार करें, फिर वो एक नंबर में भ्रष्टाचार करेंगे और हम कुछ नहीं कह पाएंगे। अभी हम आलोचना तो कर लेते हैं क्योंकि वो काम तो करते नहीं है, मतलब उनका जो काम है वो तो सोशल सर्विस। अब आप कहेंगे कि मत करो तो आप मूर्ख हैं अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो, क्योंकि हम लोग नेचुरल लॉ में हाफ लाख रूसो पढ़े हैं। क्यों आया राज्य? आया तो इसीलिए प्राकृतिक अवस्था से कि सारे आपस में लड़ते हो। वो एक पिक्चर हमने टैंगो चार्ली देखी थी, पिक्चरें देखने का बड़ा शौक है, खूब देखते हैं। उसमें अजय देवगन हीरो के तौर पर है, एक नया ठीक है रिक्रूट दिखाया है, वो गोली चलाता है, एक निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है। ठीक है, अब इसके मन में अपराध बोध है कि मेरे हाथ से निर्दोष मारा गया है। ये उसे मिलने जाता है, उसके परिवार में उसे बहुत पीटते हैं परिवार वाले। तो पहले तो अजय देवगन ऑफिसर है, चूंकि वो उसे ही हड़काता, तुम गए क्यों मिलने, तुम आर्म फोर्स के आदमी हो, संवेदना ये नहीं होती यहां। या यूं कहें संवेदना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होती है, समाज के प्रति संवेदना रखो, व्यक्तियों के प्रति नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो फिर जाता है उस घर में और वो जो डायलॉग बोलता है वो बहुत हमें तो बड़ा अपील किया। उसने कहा कि हम अपने आप नहीं आते, आप हमें बुलाते हो। वैसे तो हम छावनियों में रहते हैं, लेकिन आप जब लड़ते हो तब हमें आना होता है ना। तो बुलाता कौन है? ये तो आप हो, ठीक है, जो हमें बुलाते हैं। ऐसे ही भाई ठीक है, प्राकृतिक अवस्था से राज्य की जरूरत क्यों पड़ी? तुम लड़ रहे थे आपस में, शांति नहीं थी। आप यही तो कहता है कि जब दुनिया में राज्य नहीं था तो सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक है ना, बलवान कमजोर से लड़ रहा था, ऐसा नहीं था, कमजोर भी बलवान से लड़ रहा था। जब बलवान सो जाता था कमजोर उसकी खोपड़ी पे पत्थर मार देता, वो मर जाता था, और बलवान कमजोर के जगते हुए उसे मार डालता था। ये दशा थी प्रकृति में। यही दशा तो जंगल में होती है, ना कोई कानून है ना कोई चीज है, कोई किसी को मार रहा है। यही दशा समाज की थी, तब राज्य पैदा हुआ। तो राज्य एक आवश्यकता है, और वर्तमान व्यवस्था में नेता राज्य का निर्माण करता है, इसलिए वो जरूरी है। आप मानो ना मानो, तुम तो मूर्ख हो, इसलिए तुम नहीं मानोगे तो तुम तो भगवान को नहीं मानते, तो तुम्हारे न मानने से चीजें बदल तो नहीं जाती, चीजें तो वैसे ही रहेंगी। ठीक है, तो राज्य तो रहेगा। अब सवाल ये है, हम उसे तनख्वाह न दें, हम उसे पेंशन न दें, तो हम उसे भ्रष्टाचार का लाइसेंस दे रहे हैं। ठीक है, तब तो हम उसे भ्रष्टाचार का लाइसेंस दे रहे हैं, फिर तो हम उससे कुछ कह ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही अगर हमने समझौतों को अलाउड कर दिया पैसे लेकर, समझौता विधायिका इसीलिए इसकी इजाजत नहीं दे रही, तो स्थिति यह है कि बड़े लोग छोटों को मारना शुरू कर देंगे और समझौते पैसे देकर कर लेंगे। ये स्थिति शुरू हो सकती है, समझौता विधायिका इसी कारण इसकी इजाजत नहीं दे रही है। लेकिन हमें लगता है कि वक्त आएगा जब इसका कोई समाधान सोचा जाएगा, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है, तो अनवरत जारी रहती है। तो क्या बदला? जो जरूरत है वही तो बदला, बाकी सेक्शन ऊपर नीचे हो गए। कम्युनिटी सर्विस आनी चाहिए थी, तो हम तो इसकी एडवोकेसी, आप लोग तो साक्षी हैं
कि इसकी एडवोकेसी बहुत समय से कर रहे हैं कि होनी चाहिए, आ गई, क्या दिक्कत है? आप देखेंगे एक आया है ऑफेंस झपट मारी, स्नैचिंग, ये आया है। 303 में चोरी है, 304 में झपट मारी है। अब चोरी और झपट मारी के बीच जो अंतर आया है वो दंड के प्रश्न पर आया है। दंड के प्रश्न पर उन्होंने चोरी के बारे में कहा है कि चोरी में 3 साल, झपटमारी में भी 3 साल, प्रारंभता 3 ही साल है, लेकिन चोरी में उन्होंने ये कहा कि 3 साल तक हो सकती है और दोबारा चोरी की तो 5 साल तक, मिनिमम 1 साल। ठीक है, एक तो यह बदलाव आ गया कि पहले मिनिमम दंड चोरी में प्रोवाइड नहीं था, वर्धित दंड उधर से जाते थे। ठीक है, वर्धित दंड 75 था ना, 75 या 76, 75 ही था। 75 में वर्धित दंड का प्राविधान था। अब वही आ गया जो चोरी को डिफाइन कर रहा है, उसी में लिखा कि अगर जो कोई चोरी करेगा वो 3 साल सजा पाएगा, दोबारा करेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर, ऐसे करके ले आए। और यह भी कहा कि अगर चोरी की चीज वापस कर रहा है, चोरी की चीज वापस कर रहा है, ठीक है, या कुछ और, तो उसे सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। ये चोरी में बदलाव है, होना भी चाहिए। दंड क्यों दे रहे? सुधार के लिए। ठीक है ना, कानून न्याय को समर्पित होना चाहिए। और न्याय क्या है? हम लोग लगातार नेचुरल लॉ में पढ़ते रहे कि इसीलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ द लॉ कहा जाता है। न्याय क्या है ये तो समझना पड़ेगा। न्याय वो है जो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यक्ति को चोर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, यही न्याय है। तो ये कहा कि अगर चीज वापस कर रहा है, इसका मतलब, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, जब वो चीज वापस कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर जो जहर है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तभी तो वापस कर रहा है। तो फिर उसे सामुदायिक सेवा का दंड ये मिलेगा। सामुदायिक सेवा नहीं करेगा फिर कारावास देंगे। ठीक है, तब सामुदायिक सेवा का दंड मिलेगा अगर वापस कर रहा है। झपटमारी में कहा नहीं, 3 साल सजा। तो झपटमारी में उन्होंने क्या कहा कि अचानक झपटमारी पहले भी चोरी का ही रूप था। आप गए, किसी मोबाइल छीन लिया, ठीक है, चैन स्नैचिंग, चैन छीन ली, ये जो था। अब ये लूट नहीं है क्योंकि लूट की डेफिनेशन अलग है। लूट में तत्काल मृत्यु, तत्काल ऊपर, तत्काल सदोष अवरोध, इसकी धमकी होती है और वहीं व्यक्ति स्वयं चीज परिदत्त करता है। ठीक है, जब उद्दापन द्वारा होती है, और जब चोरी द्वारा तब भी। चोरी करने में, चोरी करने के, ठीक है, उपाधि कारित करता है, मृत्यु कारित करता है, ठीक है, यह सदोष अवरोध कारित करता है, या इनका भय यह उत्पन्न करता है। यहां नहीं, झपट मारी, ठीक है, अचानक से बस चीज छीन ली, कोई बल प्रयोग नहीं है। लेकिन यह स्थिति ग्रीवियस है चोरी की अपेक्षा, इसको अलग किया जाना चाहिए, अलग कर दिया झपटमारी को। तो क्या अंतर आया? कहीं भी तो अंतर नहीं, कोई भी तो अंतर नहीं है। जो अंतर होना चाहिए सो आया। आप देखते हैं ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर शब्द अच्छा नहीं है लेकिन लोक भाषा में चलता है, सब कहते हैं और सब जानते भी हैं, इसलिए बोल देना कोई खराब बात भी नहीं, क्योंकि शब्द तो सिर्फ संप्रेषण का माध्यम है। आप कई बार पिक्चरों में देखेंगे बिल्कुल गलत शब्द बोल देंगे, वो कहेंगे ये नहीं, ये होता है, तो वो कहेंगे आप समझ गए ना कि हम क्या कहना चाहते थे, बस वो क्या होता है इससे मतलब ही कहां रहा। क्योंकि शब्द कोई हो, भाव
समझाना ही तो उसका उद्देश्य था। भाव आपने समझ लिया, बात खत्म हो गई। हमने शब्द क्या कहा, इसका महत्व ही कहा है। ठीक है, तो शब्द, इसीलिए शब्द को ब्रह्म भी कहा कि शब्द ब्रह्म है। वो ब्रह्म क्यों है? जैसे ब्रह्म निर्विकार है, उसे दोष नहीं लगता, ऐसे शब्द को दोष नहीं लगता। ठीक है, शब्द तो सिर्फ भाव को ट्रांसपोर्ट करने का माध्यम है। ठीक है, शब्द प्रयोग किया, भाव ट्रांसपोर्ट हो गया, बात खत्म हो गई। शब्द ना अच्छा है ना बुरा है। ठीक है, ईश्वर को क्या माना है? नपुंसक लिंग। क्यों? अगर उसे पुरुष मान ले तो स्त्रियों के प्रति। ठीक है, राग और द्वेष इससे मुक्त होगा, इसमें थोड़ा संदेह ये आ जाता है। अगर उसे स्त्री मान ले तो पुरुष वर्ग के प्रति वो ममत्व का भाव रखेगा, इसमें थोड़ा संदेह आ जाता है। और इस्लाम हो चाहे हिंदू, कहते हैं ईश्वर रहमान है। इन क्या कहते हैं कि सैकड़ों माओं से ज्यादा, ठीक है, रहम वाला है। हमारे यहां भी उसे करुणा निधान इन नामों से माना है। तो किसी के प्रति राग और द्वेष सब युक्त हो ही नहीं सकता, इसलिए उसे नपुंसक लिंग माना है। उसे न स्त्रीलिंग मानते हैं, न पुल्लिंग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। ठीक है ना? तो शब्द अपने में कुछ नहीं होता, इसलिए शब्द के प्रति कोई भाव ये निर्मित नहीं करना चाहिए। शब्द अपने में महत्वपूर्ण होता है। तो वही मां बहन की गाली शादी और बारात में गाई जाती है, लोग हंसते हैं। और वही मां बहन की गाली जब आवेश में, क्रोध में दी जाती है तो कत्ल होते हैं। इसका मतलब सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, शब्द का तो अपने में कोई महत्व ही नहीं है, वो किस सिचुएशन में आया है, किस सिचुएशन में प्रयुक्त हुआ, इसका महत्व है। इसलिए हम शब्द वो प्रयोग कर लेते हैं। हिंजड़े, जिन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है, इनकी गुंडागर्दी, इससे सभी पीड़ित रहते हैं। आप ट्रेनों में देखोगे, ठीक है, जब ठीक है, खुशी का मौका है, किसी घर शादी हुई है या कुछ बच्चे का जन्म है, तो ब्लैकमेलिंग तो सहन नहीं हो सकती, ब्लैकमेलिंग तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आग्रह हो सकता है, आग्रह हो सकता है कि साहब हम नहीं लेंगे, इतना इतना दो, वो मनोहार होनी चाहिए, उसमें ब्लैकमेलिंग का तत्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हिंजड़े जो कुछ करते हैं उसमें ब्लैकमेलिंग का तत्व दिखाई देता है। ये करो नहीं तो हम ये करेंगे, और वो जो कुछ करने की धमकी देते हैं वो इतना भद्दा होता है, इतना भद्दा होता है कि कोई सहन नहीं कर सकता। ठीक है, और वो स्पष्ट उद्दापन की परिभाषा में आता है, स्पष्ट। क्योंकि क्या कहता है उद्दापन में, जब कोई धमकियों द्वारा, और धमकी काहे की, क्षति की, क्षति, और क्षति क्या, पिछली आईपीसी में देखें सेक्शन 44, शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी। और हिंडले जो कुछ करेंगे उससे मानसिक कष्ट ये होगा, और जो कुछ करेंगे उससे ख्याति संबंधी अपान ये भी होगी, लोग देखकर हंसेंगे कि देखो इनका ये हो रहा है। दोनों तरीके की दिक्कत है। और वो ऐसा करके क्या करते हैं, व्यक्ति को मजबूर करते हैं कि संपत्ति उन्हें दे व्यक्ति, वो जो कुछ वॉट एवर दे आर डूइंग, ठीक है, एग्जैक्टली दैट इज एग्जॉर्शन इन द आई ऑफ लॉ। नो डाउट पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचों के सामने बहुत बार ये सवाल जा चुके हैं कि ट्रांसजेंडर को क्या माने, स्त्री या पुरुष। क्योंकि हमारी जो आपराधिक विधि है वो स्त्री और पुरुष इसी में विभाजित है, और वे न स्त्री है न पुरुष, क्या करें उनका? वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपराध है, लेकिन हम कहां गिरफ्तार करें? क्योंकि कानून
जो आपराधिक विधि होती है, क्रिमिनल लॉ होता है, उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ये नियम है। हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि ऐसी विधियां जो दायित्व का अधिरोपण करें, और दायित्व का अधिरोपण करने वाली विधियां कौन सी होती है? क्रिमिनल लॉ और टैक्सेशन, इनसे संबंधित लॉ जनरली, और भी हो सकती है। इनका कैसा होता है? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, लिबरल नहीं होता। यानी इसमें जो शब्द प्रयुक्त है, अगर स्त्री लिखा है तो स्त्री ही, स्त्री जैसा नहीं, क्योंकि लिबरल नहीं होगा, लिटरल होगा। तो स्त्री का जो सामान्य अर्थ समझा जाता है, वे विशेषताएं जिसमें होंगी उसी पर वो लागू होगा, अन्य किसी पर नहीं। जो स्त्री जैसा दिखता है या वृत्ति में स्त्री जैसा है, उस पर लागू नहीं हो सकता। ये क्रिमिनल लॉ की विशेषता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेंचों के सामने बहुत बार ये सवाल गए और वहां उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर क्या करें, क्योंकि कानून में संशोधन इसकी इजाजत उन्हें होती नहीं, संशोधन तो विधायिका का क्षेत्र है। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि ट्रांसजेंडर में चूंकि स्त्री और पुरुष दोनों की विशेषताएं होती हैं, तो ये उसी पर छोड़ दिया जाए कि उसने अपना नाम क्या रखा है उसी के मुताबिक, या तो स्त्री या पुरुष हम उसे मान लेते हैं। उसने अपना नाम राम भरोसे रखा है तो हम उसे पुरुष मान लेंगे, और अगर उसने अपना नाम चंपाकली रखा है तो हम उसे स्त्री मान लेंगे, और फिर कानून में उसके साथ व्यवहार ये होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, ये व्यवस्थाएं जरूर है, लेकिन कानूनों में जब तक स्पष्ट प्रोविजन न हो तब तक दिक्कतें रहती हैं। जहां स्पष्ट प्रोविजन होते हैं वहां तक तो रहती है, जहां नहीं है वहां क्या किया जाए। तो इस आईपीसी में आपकी जो व्यक्ति की परिभाषा लाए, व्यक्ति की, एक मिनट देख लें जरा हम। लिंग शब्द की परिभाषा 2-10 में दी उन्होंने, और एक आप पुल्लिंगवाचक शब्द वह, और उसके व्युत्पन्न शब्द कौन सा होता है? जैसे उसके, यानी सर्वनाम के तौर पर जो प्रयोग होते हैं, ठीक है, उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो या उभयलिंगी। अब स्पष्ट प्रोविजन आ गया। स्पष्ट प्रोविजन आने के कारण क्या हुआ? जो कोई ऐसा करेगा, ये जहां भी लिखा है, जहां भी लिखा है, तो जो कोई ऐसा करेगा, पुरुष हो, महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, ये इसका प्रभाव आया। अब जो ट्रेनों में गुंडागर्दी होती है, अब जो घरों में आकर करते हैं, उस पर रोक ये लग सकेगी। 1860 में प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई नहीं थी, इसलिए बहुत इसके बारे में नहीं सोचा गया। अब सोचने की जरूरत पड़ रही है। बालक इसको परिभाषित कर दिया, और बालक को परिभाषित करते हुए कहा 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति इससे अभिप्रेत है। अब इसके कारण व्याकरण उसकी परिभाषा पर प्रभाव पड़ेगा। वहां नर है तो 16 वर्ष, नारी है तो 18 वर्ष। अब बात ही खत्म हो गई। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। पहले स्थिति क्या थी? देखिए, एक बात हमने आपसे हमेशा कही कि बेर को बड़े आराम से पढ़िए। बेर पढ़ना एक कला है, एक आर्ट है। उसके शब्दों को ठीक से पढ़िए, उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहले स्थिति क्या थी? पहले स्थिति यह थी कि कतिपय अपराध पुरुष ही कर सकता था और कोई कर ही नहीं सकता था। जैसे स्त्री की लज्जा भंग पुरुष ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। अब स्त्री की लज्जा भंग से संबंधित जो अपराध हैं वो आपका कहां पर
देख लीजिएगा कहां पर दिए हैं, शायद 74 से 79, शायद 74 से 79 यहां दिए। देख लीजिएगा स्त्री की लज्जा भंग से संबंधित, यानी जो 354, 355, 356 ये जो अपराध है, 356 तो नहीं, 354, 354 ABCD। मालिका तो जो कोई पुरुष, अब आया है जो कोई ऐसा करेगा, तो जब जो कोई ऐसा करेगा मीनिंग देयर भाई स्त्री, पुरुष या उभयलिंगी, इसका मतलब यह हुआ कि स्त्री की लज्जा भंग का अपराध अब महिला भी कर सकेगी। अब ठीक है, ट्रांसजेंडर्स भी कर सकेंगे, क्योंकि घरों में आकर महिलाओं के साथ बदतमीजी, ठीक है, ये महिलाएं महिलाओं के साथ बदतमीजी ये भी तो करती थी, ठीक है, तो इसको कवर किया है। अब देर ठीक से पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा, ठीक है। आपका एक और चीज लाए, एक और चीज लाए, और वो आज की परिस्थिति में बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है, ठीक है। स्थिति क्या आ रही थी, इधर कोर्ट ने लिबरल व्यू अपनाया है किसके प्रति, 376 के प्रति, जो अब तो 376 का भी सेक्शन बदल गया, ठीक है ना, सेक्शन क्या हो गया वो आप देख लेंगे। इसके प्रति लिबरल व्यू आया है कोर्ट का पिछले कई दिनों से, बीइंग एडवोकेट हमें पता है, और ये बहुत दिन नहीं हुए हैं, साल 6 महीने की बात। अब वो ये मान रहे हैं कि नहीं झूठ तो लिखता है, खूब लिखता है, इसलिए बहुत कठोर नहीं है, ठीक है, मतलब वेल हालांकि बहुत लिबरल भी नहीं है, अभी भी 75% खारिजी होती है, लेकिन 25% मिलने भी लगी है, ठीक है। अब एक स्थिति और आ रही है, नाम नहीं लेंगे, लेना भी नहीं चाहिए, अपने नगर के एक मूर्धन्य व्यक्ति जिनके ऊपर यह आरोप लगा, ठीक है, और यह बताया गया कि उन्होंने वो सुविधा इसलिए हासिल कर पाई कि उन्होंने संबंधित पीड़िता तो क्या ही कहे, लेकिन कहना तो पीड़िता ही है, संबंधित पीड़िता को अपने कॉलेज में, ठीक है, नौकरी दी। यह आरोप था, सिद्ध कुछ नहीं हुआ, सिद्ध क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, भगवान जाने क्यों नहीं हुआ, लेकिन सिद्ध कुछ नहीं हुआ। जो एलिगेशन था वो ये था, ठीक, आरोप ये था कि उन्होंने, ठीक है, अपने कॉलेज में नौकरी देगी। पहले 376C इससे कवर होता था, ठीक है, अब उसको थोड़ा और क्लियर कर दिया। उसको और क्लियर क्या, छल से मैथुन, ये एक सेक्शन लाए हैं, 69 है संभवतः, ठीक है, 69, उसे देखेंगे तो ये कहा कि कोई भी चाहे शादी करने का वायदा किया जाए, चाहे कोई अन्य वचन दिया जाए, जो पालन न कर, क्योंकि छल इसमें वचन पालन न करने के आशय से दिया जाता है, ठीक है, तो वो अगर दिया गया है और इस प्रकार की स्थिति आई है तो उसे अपराध माना जाएगा, और उसके लिए आपको सजा ये मिलेगी। तो आप मुख्यतः आईपीसी में देखेंगे, और बस ले आए दस्तावेजों में वो जोड़ दिया, कुछ जो डिजिटल तरीके से दस्तावेज रखेंगे वो सब शामिल रहेंगे। ये कह दिया कि इस आईपीसी में जो चीजें डिफाइन नहीं वो अगर आईटी एक्ट में डिफाइन है वहां से ले लिए जाएंगे, उसके अर्थ और कुछ भी नहीं बदला। एक आध कोई और चीज बदल गई हो तो हम कोई गारंटी नहीं करते कि नहीं बदली है, लेकिन इसमें क्या बदला हमें ये